जाने पर भूसे के तिनकों, यानी रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों। सरकंडे की गोलियां, सरकंडे जानते हो? जो नेजा होता है, जो मुंह जो बोलते हैं, जो नहर के किनारे मोटे मोटे डंडे से होते हैं। के छोटे टुकड़ों आदि को हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। यह भी प्रेषित किया जाता है कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों का एक दूसरे के निकट लाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। यदि हम कांच की छड़ हो रेशम से या ऊन से रगड़ें तो एक दूसरे को क्या कर देती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। ऊन की बे लड़ियाँ अथवा रेशम के कपड़े के बे टुकड़े जिनसे इन छड़ों को रगड़ा गया था वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते। इसी प्रकार बिल्ली के समूर से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जो चित्र तुम्हारे में 1.1 में दिखाया गया है, ठीक, और 1.1 बी में भी दिखाया गया है। देखो डायग्राम को ध्यान से। परंतु समूर को भी आकर्षित करती हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच की छड़ों को आकर्षित करती हैं। ये तुम्हारे डायग्राम में दिखाया गया सी में। तथा सिल्क अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था को प्रतिकर्षित करती हैं। कांच की छड़ समूर को प्रतिकर्षित करती है। जैसे किसी छड़ को तुमने रगड़ा, दो जगह रगड़ा, ठीक, तो वो एक दूसरे से पास ले जाओगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगी, परंतु वो दूसरे के विपरीत जो पहले वाली किसी पदार्थ से रगड़ी हुई है उसके पास से ले जाओगे तो वो आकर्षित भी करेंगी। ठीक है, तो ये कहानी वर्षों के प्रयास तथा सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोगों एवं उनके विश्लेषणों द्वारा सरल प्रतीत होने वाले ये तथ्य स्थापित हो पाए हैं। कितना समय लगा है अब तुम ही देखो। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानी पूर्ण अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं और यह केवल दो प्रकार के ही हो सकते हैं। वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल दो प्रकार ही होते हैं। हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम समूर, सरकंडे की गोलियां आदि। पिंड विद्युतमय हो गए हैं। रगड़ने पर ये वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा हम यह पाते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय का मतलब समान आवेश। विजातीय का मतलब क्या है? विजातीय आवेश, हाँ, यानी अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। विभेद करने वाला क्या होता है? जो विभेद कर देता है यानी भेद करता है तो क्या कहलाता है? वो ध्रुवता कहलाती है उसकी। भेद का मतलब है यानी अंतर बता दे। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है, तब रेशम दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करता है। यानी जो तुम्हारी रेशम से कांच की छड़ को रगड़ा तुमने तो छड़ तो अलग चली गई और रेशम का कपड़ा अलग आवेश अर्जित करेगा। यह उन सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है जो विद्युतमय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्युतमय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था तो वे एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करते हैं। ये आप अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते हैं जैसा कि वे विद्युतमय होने पर कर रहे थे। इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश
आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं, यानी एक दूसरे को निष्फल यानी निरस्त कर देते हैं। इसीलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, अब वैज्ञानिक का नाम आ गया, कहाँ का था? अमेरिका का। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। किसने कहा था? यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। परपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है, इतना भी ऑप्शन आता है। तथा प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युतमय अथवा आवेशित या आविष्ट कही जाती है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे अनावेशित कहते हैं, यानी वहाँ पे आवेश उदासीन बोल देते हैं, सर इस पर आवेश नहीं है। यानी जो बिल्ली की समूल मतलब बिल्ली की जो खाल से तुम रगड़ते हो उससे तात्पर्य होता है। आवेशों की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी है। 1.2a में इसका डायग्राम है। इसमें एक बॉक्स में धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर सोने के वर्ग की 2 पट्टियां बनी होती हैं। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वर्ग पर आ जाता है। जैसे उसे छुएगा तो किस पर आ जाएगा? सोने के वर्ग पर आ जाता है, और वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आवेश जितना अधिक होगा, वर्गों के निचले सिरों के बीच उतनी अधिक दूरी हो जाती है। हाँ, बॉक्स देखो ध्यान से। आइए अब यह समझें कि द्रव्य से बनी वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं, यानी आवेश क्यों लेती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आंसर आएंगे। सभी पदार्थ परमाणुओं अथवा अणुओं से बने होते हैं। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः वैद्युत उदासीन होती हैं, उनमें आवेश तो होते हैं, परंतु उनके ये आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों में परमाणुओं को एक समान थामे रखने वाले बल, गोंद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबंध बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति वैद्युतीय है और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी हैं और यह हमारे जीवन से संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। देखो कितने कितने बता दिए तुम्हें। रासायनिक बल की बात कर दी उसने, ठोसों में परमाणु को एक साथ थामे रखने वाले बल होते हैं, और गोंद का आसंजक बल होता है, पृष्ठ तनाव से संबंधित बल। इन सभी बलों की मूल प्रकृति कैसी होती है? वैद्युतीय होती है। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उसमें एक प्रकार के आवेश को जोड़ने हटाने की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई उदासीन वस्तु है, या तो उसमें हम कोई आवेश जोड़ दें या उससे आवेश निकालें। हम यह कह सकते हैं कोई वस्तु आवेशित है तो हम सदैव ही इस आवेश के आधिक्य अथवा अभाव का उल्लेख करते हैं। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में कम कसकर आबद्ध होने के कारण वे आवेशित हो जाते हैं, जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। कोई पूछता है भैया कि क्यों हो जाते हैं ये, तो कम कसकर के आबद्ध यानी बंधे होते हैं, इसीलिए एक से दूसरे में चले जाते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु
अपने कुछ इलेक्ट्रॉन धोकर धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन लेगा भाई तो वो कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। जो इलेक्ट्रॉन खोएगा तो वो कैसा होगा, धनावेशित होगा। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटा अंश होती है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत छोटा अंश होती है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान याद करके बताना, ढूंढ के बताना हमें, ठीक। इसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते उन्हें चालक कहते हैं, और ऐसा नहीं करने देते उन्हें विद्युत रोधी यानी अचालक कहते हैं। उनमें ऐसे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक है। अब पूछ सकता है पृथ्वी चालक है अचालक है, तो लोग गलत कर देते। पृथ्वी क्या है, चालक है। कांच, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, सूखी लकड़ी, देखो हरी लकड़ी से तो जाता है, जैसी अधिकांश धातुएं अपने से होकर आवेश प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में से किसी एक में आते हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होते हैं तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को दें तो वह वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में अध्याय में समझेंगे। अब देखो नीचे डॉट में लिखा हुआ है एक तीसरी श्रेणी जिसे अर्धचालक कहते हैं, आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युत रोधियों के मध्यवर्ती होता है। यानी आवेश की गति का अवरोध तो उत्पन्न होता है, पर अवरोध का जो परिमाण है चालकों और विद्युत रोधियों के ये मध्य होता है। कौन सी होती है, अर्धचालक। न तो ये पूर्ण चालक होते हैं, न ये कुचालक होते हैं, ठीक है, न विद्युत रोधी होते हैं, ये मध्य में रहते हैं।